हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपनी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं चैप्टर 7 के पार्ट 5 के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि अब हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है फॉर दी समरी ऑफ एनसीईआरटी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था आपको अगर ये ब्लॉक फॉर्म में पढ़ना है तो आप अपने मोबाइल से इसको एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू जाकर okul.com में ब्लॉक का पेज है वहां पर, या फिर अगर आप इसको पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो जो भी हम आपको समरी देंगे वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 5 के साथ। तो पार्ट 4 में हमने देखा था ग्लेशियर्स के बारे में, क्या थे इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय द ग्लेशियर्स। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे केव्स, वेव्स एंड करंट के बारे में। ठीक है, देखते हैं चलिए क्या लिखा है। कोस्टल प्रोसेसेस आर द मोस्ट डायनेमिक एंड हेंस मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। मोस्ट डायनेमिक क्योंकि यहां पर क्या होता है कि चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जा सकता है कि ये बहुत ज्यादा डायनेमिक है, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तो इसलिए हमें इसको पढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द चेंजेस अलोंग द कोस्ट टेक्स प्लेस वेरी फास्ट चेंजेस होते हैं, इसीलिए इसको डायनेमिक बोला गया है। चेंजेस आर वेरी फास्ट। एट वन प्लेस देयर कैन बी इरोजन इन वन सीजन एंड डिपोजिशन इन अनदर। यानी कि किसी एक जगह पर क्या हो सकता है कि किसी एक सीजन में इरोजन हो रहा होगा और वहीं पर क्या हो जाएगा अगले सीजन में डिपोजिशन। तो इसलिए बहुत ज्यादा डायनेमिक है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा गया है मोस्ट ऑफ द चेंजेस अलोंग द कोस्ट आर अकम्प्लिश्ड बाय वेव्स। और ये सारे के सारे जो चेंजेस होते हैं जो कि रैपिड चेंजेस हैं, सडन चेंजेस हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? वेव्स के द्वारा। व्हेन वेव्स ब्रेक, जब वेव्स टूटती हैं तो वाटर इज थ्रोन विद ग्रेट फोर्स ऑन टू द शोर and simultaneously there is a great churning of sediments on the sea bottom। ठीक है, तो जब waves टूटती हैं when the waves break तो water जो है वो बहुत ज्यादा great force के साथ, बहुत ज्यादा तेज फोर्स के साथ शोर की तरफ को फेंका जाता है। और साइमल्टेनियसली यानी कि उसी समय क्या होता है कि देयर इज अ ग्रेट चर्निंग ऑफ सेडिमेंट्स, यानी कि जो सी का बॉटम है उसमें जो सेडिमेंट्स है उनकी चर्निंग होती है। तो कांस्टेंट इंपैक्ट ऑफ ब्रेकिंग वेव्स ड्रास्टिकली अफेक्ट द कोर्स। तो अब जो ये ब्रेकिंग वेव्स हैं इनका कांस्टेंट इंपैक्ट होगा, यानी कि लगातार इनका इंपैक्ट होगा, उससे जो हमारे कोस्ट है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा गया है देखिए स्टॉर्म वेव्स एंड सुनामी वेव्स। स्टॉर्म वेव्स और सुनामी वेव्स जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं और उनका फार रीचिंग चेंजेस होते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देन नॉर्मल ब्रेकिंग वेव्स। तो ये स्टॉर्म वेव्स या सुनामी वेव्स जो होती हैं ये भी एक तरीके की वेव्स होती हैं और इनका जो इफेक्ट होता है वो नॉर्मल वेव से कई गुना ज्यादा होता है। एज वेव एनवायरमेंट चेंजेस द इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स ऑफ ब्रेकिंग वेव्स चेंजेस। तो जब वेव का एनवायरमेंट चेंज होता है तो जो उनका फोर्स होता है, जो उनकी इंटेंसिटी ऑफ फोर्स होता है ब्रेकिंग वेव्स का, वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अदर देन द एक्शन ऑफ वेव्स के एक्शन के अलावा जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स होते हैं वो किन चीजों पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो इरोजनल हो चाहे वो डिपोजिशनल हो, वो किन चीजों पर डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं कन्फिगरेशन ऑफ लैंड एंड सी फ्लोर, कि लैंड और जो सी फ्लोर है उसका कन्फिगरेशन कैसा है। वेदर द कोस्ट इज एडवांसिंग यानी कि इमर्जिंग सीवर्ड एंड और रिट्रीटिंग या फिर सबमर्जिंग लैंडवर्ड। ठीक है, यानी कि दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है कि हमारा लैंड और सी फ्लोर का कन्फिगरेशन कैसा है, दूसरा यह है कि जो कोस्ट है यानी कि जो तट है वो कैसा है, वो सी की तरफ को बढ़ रहा है। ठीक है, सी की तरफ को बढ़ रहा है मतलब क्या होगा कि कोस्ट आपको ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोस्ट है यानी कि ये हमारा लैंड है। ठीक है, और ये हमारा, अगर मैं इसको ब्लू कलर से दिखाऊं तो ये हमारा मान लीजिए सी है। ठीक है, ये हमारा सी है। अब इसमें लिखा गया है कोस्ट इज एडवांसिंग सीवर्ड, यानी कि कोस्ट जो है वो सी की तरफ को बढ़ रहा है, यानी कि ये पानी का लेवल जो है वो कम हो गया। तो पहले जो लैंड केवल इतने पोर्शन में था अब वो लैंड बढ़ के इतने पोर्शन में हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोस्ट है वो
कहाँ की तरफ को बढ़ रहा है, समुद्र की तरफ को बढ़ रहा है, और वो एक इमर्जिंग कोस्ट होगा। इमर्जिंग क्यों होगा, क्योंकि अब हमें ज्यादा कोस्ट दिखाई देगा, ठीक है। और जस्ट इसी के विपरीत क्या है, रिट्रीटिंग लैंडवर्ड। रिट्रीटिंग लैंडवर्ड का मतलब क्या है कि पहले सी इतना था और अब जो है वो सी इतना हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको दोबारा से समझाऊं, सपोज करिए ये आपकी लैंड है, ठीक है, और ये हमारा देखिए सी है, ओरिजिनल लेवल, सॉरी एक मिनट, हाँ, ये हमारा ओरिजिनल लेवल ऑफ सी है। तो अगर कोस्ट हमारा रिट्रीट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि सी का लेवल यहां पहुंच गया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा सी हो गया है, तो यानी कि जो कोस्ट हमें पहले ज्यादा दिख रहा था, इतना कोस्ट दिख रहा था, अब वो केवल इतना सा कोस्ट हमें दिखाई देगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो कोस्ट है वो क्या हो गया है, वो रिट्रीट हो गया है, यानी कि वो सबमर्ज हो गया है, क्योंकि अब हमें वो कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, assuming sea levels to be constant, two types of coast are considered to explain the concept of evolution of coastal landforms। तो हम sea level को constant अगर मानते हैं तो दो तरीके का जो coast है वो हम consider करेंगे। कौन कौन से हैं, पहला है high rocky coast, यानी कि जिसको बोला जाएगा submerged coast, ठीक है। submerged coast मतलब ये वाला, ठीक। और दूसरा है low smooth and gently sloping सेडिमेंट्री कोस्ट, ठीक, जिसको बोला जाएगा इमर्स्ड कोस्ट, जो पहले केस में मैंने आपको बताया। चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहला है हाई रॉकी कोस्ट। अलोंग दी हाई रॉकी कोस्ट, हाई रॉकी कोस्ट के अलोंग क्या होता है, द रिवर्स अपीयर टू हैव बीन ड्राउन्ड विद हाईली इरेगुलर कोस्ट लाइन। वहां पर क्या होता है, लगता है कि जो रिवर्स हैं वो ड्राउन्ड हो चुकी हैं, यानी कि डूब चुकी हैं, जिनका जो कोस्ट लाइन है वो हाईली इरेगुलर होती है, ठीक है। The coastline appears highly indented। इंडेंटेटेड का मतलब है कि जो कोस्ट लाइन है, अगर ऐसी कोस्ट लाइन होनी चाहिए तो वो कोस्ट लाइन कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ठीक है, आगे पीछे ऐसे करके इंटेंडेड, ठीक। विद एक्सटेंशन ऑफ वाटर्स इनटू द लैंड वेयर ग्लेशियल वैलीज और फ्यूड्स आर प्रेजेंट। तो ये किस तरीके से फ्यूड्स बनते हैं ये मैं आपको पिछले पार्ट में दिखा चुका हूं, ठीक है। द हिल साइड्स ड्रॉप ऑफ शार्पली इनटू दी वाटर, जो हिल साइड्स हैं वो शार्पली इनटू दी वाटर में ड्रॉप करते हैं। शोर्स डू नॉट शो एनी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इनिशियली, जो शोर्स है वो इनिशियली में कोई भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स नहीं दिखाते हैं, और वहां पर इरोजनल फीचर्स जो है वो डोमिनेट करते हैं, ठीक है। अलोंग द हाई रॉकी कोस्ट वेव्स ब्रेक विद ग्रेट फोर्स अगेंस्ट द लैंड, शेपिंग द हिल साइड इनटू क्लिफ्स, ठीक है। विथ कॉन्स्टेंट पाउंडिंग बाय द वेव्स, यानी कि जो वेव्स है उनकी कॉन्स्टेंट वो आके उस पर टकराती रहेंगी। द क्लिफ्स रिसीड लीविंग अ वेव कट प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ सी क्लिफ। वेव्स ग्रेजुअली मिनिमाइज द इरेगुलरिटीज अलोंग द शोर, ठीक है। ये मैं भी आपको समझाता हूं ये वेव कट प्लेटफॉर्म वगैरह क्या है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं पहले इसको। ये चलिए पहले हम वेव प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मैं यहां पर आपको समझाता हूं। सपोज करिए ये आपका कोई इस तरीके से लैंड थी, ठीक है, और यहां पर हम कह सकते हैं, देखिए यहां पर हमारा सी था, ठीक है, ये सी था और ये वाला जो पोर्शन है हमारा वो लैंड था, ठीक है। अब देखिए जब ये सी का पानी इधर की तरफ को आएगा, ठीक है, वो यहां पर टकराएगा। ये बेसिकली क्या है, दिस इज योर सी क्लिफ, ओके, ये है सी क्लिफ। अब जब ये पानी यहां पर आके टकराएगा तो ये पहली बात तो ये है कि ये यहां पर इरोजन करेगा, ठीक है। और ये जो इस तरीके का पोर्शन है, पहली बात तो ये है कि ये आपको कहीं टर्म लिखा हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसको बोला जाता है वेव कट नॉच, ठीक है। जब ये इस पर आके टकराएगा तो ये क्या होगा, यहां पर इरोजन होगा। ये इरोजन होगा तो थोड़े समय के बाद क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है ये टूट जाएगा, ये टूट के नीचे गिर जाएगा, ठीक है, और ये यहां पर इस तरीके से फैल जाएगा। तो इसी रीजन को बोला जाता है, मतलब जो नीचे है, जो यहां पर पहले जो रीजन है उसको बोला जाता है वेव कट टेरेस, ठीक है, वेव कट टेरेस या फिर वेव कट प्लेटफॉर्म, ठीक, वेव कट टेरेस या फिर वेव कट प्लेटफॉर्म। और इसके बाद जो ये डिपोजिशन हुआ है यहां से आके इसके ऊपर, इसको बोला जाता है वेव
बिल्ट टेरेस या वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये दो टर्म्स आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए, अब अगली जो नई पोजीशन है सी क्लिफ की वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। फिर से ये सी का पानी इधर आएगा तो ये फिर से कुछ ऐसे हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये सी क्लिफ है ये इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लिफ रिट्रीट। इसको बोला जाता है क्लिफ रिट्रीट, यानी कि क्लिफ जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पीछे की तरफ को बढ़ती जा रही है। इसको बोला जाता है क्लिफ रिट्रीट। तो आई होप आप ये टर्म समझ गए होंगे, वेव कट टेरेस, वेव बिल्ट टेरेस, सी क्लिफ, क्लिफ रिट्रीट, वेव कट नॉच, और किस तरीके से ये सारी चीजें बनती है। चलिए आगे देख लेते हैं। The materials which fall off and removed from the sea cliffs gradually break into smaller fragments and rolls to roundness will get deposited in the offshore. After a considerable period of cliff development and retreat, when coastline turns somewhat smooth, with the addition of some more material to this deposit of the offshore, a wave-built terrace would develop in front of a wave-cut terrace. मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से wave-built terrace जो है वो बनेगा। As the erosion along the coast takes place, a good supply material becomes available to long-shore currents and waves to deposit them as beaches along the shore and as bars, long ridges of sands and or shingle parallel to the coast in the near shore zone. तो जब हमारा इरोजन जो है वो काफी टाइम तक हो गया है तो हमारे पास कुछ मटेरियल मिल जाएगा, हमें अच्छा सप्लाई मटेरियल मिल जाएगा, तो वो लॉन्ग शोर करंट्स में क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा और वो वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। किस तरीके से, बीचेस के फॉर्म में, ठीक है, या फिर बार के फॉर्म में। ठीक है, अभी ये चीजें क्या है, बीचेस, बार्स, ये मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, बार्स आर सबमर्ज्ड फीचर। बार क्या होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं, यानी कि पानी में डूबे हुए होते हैं। एंड व्हेन बार्स शो अप अबव वाटर, जब वो पानी के ऊपर दिखाई देने लगते हैं तो उनको बोला जाता है बैरियर बार्स। ठीक है, बैरियर बार्स विच गेट कीड अप टू द हेडलैंड ऑफ अ बे इज कॉल्ड ए स्पिट। यानी कि ऐसा बैरियर बार जो बे के हेडलैंड पे यानी कि उसके साथ अटैच हो जाता है उसको बोला जाता है स्पिट। ठीक है, और व्हेन बैरियर बार्स एंड स्पिट्स फॉर्म एट द माउथ ऑफ द बे एंड ब्लॉक इट, जब वो बे के माउथ पे बनते हैं और उनको ब्लॉक कर देते हैं तो वहां पर बन जाता है लगून। और लगून में क्या होता है कि उसमें ग्रेजुअली सेडिमेंट्स फिल्ड होते हैं और वहां पर थोड़े समय के बाद फिर से वो कोस्टल प्लेन का ही एक फॉर्म ले लेता है। ठीक है, अभी ये सारे टर्म्स मैं आपको दिखाऊंगा इमेज में किस तरीके से दिखते हैं। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं लो सेडिमेंट्री कोस्ट। अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट द रिवर्स अपीयर टू एक्सटेंड देयर लेंथ बाय बिल्डिंग कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टास। डेल्टास क्या होते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है। तो लो सेडिमेंट्री कोस्ट पर जो रिवर्स होती है वो लगता है कि उनकी लेंथ जो है वो बढ़ चुकी है और वहां पर क्या बन रहे हैं, कोस्टल प्लेन्स और डेल्टास। द कोस्ट लाइन अपीयर्स स्मूथ विद ओकेजनल incursions of water in the form of lagoons and tidal creeks। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, लोअर सेडिमेंट्री कोस्ट जो हाई रॉकी कोस्ट थे वहां पर जो कोस्ट लाइन थी वो इंडेंटेड थी। मैंने आपको बताया था वहां पर फ्यूड्स बन रहे थे और यहां पर क्या है, वो स्मूथ है और यहां पर क्या बन जाते हैं, लगून्स और टाइडल क्रीक्स। द लैंड स्लोप्स जेंटली इनटू द वाटर। जो लैंड है उसका स्लोप बहुत ज्यादा नहीं होता, वो पानी में धीमे धीमे जाती है। मार्शेस एंड स्वैम्स में अबाउंड अलोंग द कोस्ट। वहां पर मार्शेस और स्वैम्स हो सकती हैं और यहां पर ध्यान रखिएगा डिपोजिशनल फीचर्स जो है वो डोमिनेट करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था हाई रॉकी कोस्ट के केस में इरोजनल फीचर्स डोमिनेट करते हैं, यहां पर डिपोजिशनल फीचर्स जो है वो डोमिनेट करते हैं। अब जब वेव्स ब्रेक होती हैं तब क्या होता है, ओवर द जेंटलिंग स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट the bottom sediments get churned and moves readily, building bars, barrier bars, spits and lagoons। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे मेजर जो फीचर्स हैं वो कैसे फीचर्स हैं, डिपोजिशनल फीचर्स हैं। सी क्लिफ था हमारा, या फिर हम बात करें वेव कट टेरेस था, वेव बिल्ट टेरेस था। वेव बिल्ट टेरेस भी एक तरीके से डिपोजिशनल फीचर है। वेव कट टेरेस आप कह सकते हैं या वेव कट प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं, वो एक इरोजनल फीचर है। ठीक है, चलिए Lagoons would eventually turn into a swamp। लगून जो है वो बाद में स्वैम्प बनेगा, which would subsequently turn into a coastal plain। ये मैं आपको बता चुका हूं। The maintenance of these depositional features
डिपेंड अपॉन द स्टडी सप्लाई ऑफ मटेरियल्स। तो वही बात है कि डिपोजिशन कब होगा, जब हमारा मटेरियल हमारे पास होगा, और अगर हमारा मटेरियल हमारे पास ज्यादा सप्लाई होगी या स्टडी सप्लाई होगी तो डिपोजिशनल फीचर जो है वो बने रहेंगे। Storm and tsunami waves cause drastic changes in respective of supply of sediments। तो हमें पता है कि जो storm waves हैं या जो tsunami waves हैं ये drastic changes लाती हैं, भले ही हमारे पास supply sediments की हो भी रही हो लेकिन ये फिर भी changes लाते हैं। और कैसा change लाते हैं? Drastic change। Large river brings lot of sediments, build deltas along low sedimentary coast। जो बड़ी नदियां होती है वो कैसा लाती हैं? वो ज्यादा sediment लाती हैं और वहां पर क्या बन जाता है? ज्यादा डिपोजिशनल फीचर्स। तो यहां पर लिखा गया है, देखिए बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो हमारी कंट्री का वेस्ट कोस्ट है यानी कि जो पश्चिमी तट है वहां पर हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट है, तो वहां पर इरोजनल फॉर्म्स जो है वो डोमिनेट करते हैं, और जो ईस्ट साइड है वहां पर लो सेडिमेंट्री कोस्ट है तो वहां पर डिपोजिशनल फॉर्म्स जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं। देखिए ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपका एक बेसिक्स तैयार कर रही है। जब आप 11th की एक दूसरी जो बुक है उसमें आप पढ़ेंगे इंडिया के फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में या इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें ध्यान रहनी चाहिए कि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है वो हाई रॉकी कोस्ट है और वहां पर इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो है वो डोमिनेट करते हैं, और जो ईस्टर्न कोस्ट है वो हमारा किस तरीके का है, वो डिपोजिशनल है, वो लो सेडिमेंट्री कोस्ट है, वहां पर डिपोजिशनल फॉर्म्स डोमिनेट करते हैं। तो ये सब चीजें आपको वहां पर बहुत अच्छे से काम आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से इन चीजों को पढ़ते रहिए। चलिए इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो यहाँ पर वेव्स से बनते हैं वो है क्लिफ्स, टेरेसेस, केव्स एंड स्टेक्स। ठीक है, देखिए वेव कट क्लिफ्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। वेव कट क्लिफ्स एंड टेरेसेस आर टू फॉर्म्स यूजुअली फाउंड वेयर इरोजन इज डोमिनेंट शोर processes. Almost all sea cliffs are steep and may range from a few meter to 30 meter or even more. At the foot of such cliffs, there may be a flat or gently sloping platform covered by rock debris derived from the sea cliff behind. ये मैं आपको सब अच्छे से, अभी जब मैंने आपको पीछे वेव कट प्लेटफॉर्म और वेव बिल्ड प्लेटफॉर्म या वेव बिल्ड टेरेस के बारे में बताया था, वहां पर ये सब अच्छे से समझा चुका हूं। ठीक है, सच प्लेटफॉर्म्स अकरिंग एट एलिवेशंस अबव द एवरेज हाइट ऑफ द वेव्स इज कॉल्ड द वेव कट terrace. The lashing of waves against the base of the cliff and the rock debris that gets smashed against the cliff along the lashing waves create hollows, and these hollows gets widened and deepened to form sea caves. मैं भी आपको दिखाऊंगा sea caves किस तरीके की दिखती है। The root of the caves collapse, जो रूट होती है caves की वो कोलैप्स होती है, और जो sea cliffs है वो recede further inland, वो लैंड की तरफ को आ जाते हैं। Retreat of the cliff may have sometime remnants of rock, यानी कि कुछ बचे हुए रॉक होते हैं, standing isolated as small islands just off the shore, यानी कि शोर से थोड़ा सा दूर, तट से थोड़ा सा दूर वो खड़े होते हैं। कैसे? isolated, और such resistant masses of rocks originally parts of a cliff or hill are called as sea stacks। तो हमने दो चीजें पढ़ ली यहां पर, sea caves और sea stacks। ठीक है, तो like all other features, sea stacks जो है वो टेम्परेरी होते हैं, और eventually coastal hills and cliffs may disappear because of the wave erosion giving rise to narrow coastal plains, and with onrush of deposits from over the land behind may get covered up by alluvium and may get covered up by shingle or sand to form a wide beach। ठीक है, समझ गए? ये सारे के सारे फीचर जो है सी केव्स हैं या सी स्टेक्स हैं ये भी टेम्परेरी हैं, और थोड़े समय के बाद क्या होगा कि और ज्यादा इरोजन होगा तो ये भी डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जब हमारा डिपॉजिट होगा क्योंकि जो पीछे का जो क्लिफ है और जो ये जो स्टैक है ये जब टूटेगा तो इससे डिपोजिशन होगा, तो वहां पर हमारे क्या बन जाएंगे? सिंगल बीच या फिर सैंड बीच। ठीक है, चलिए मैं आपको ये चीजें दिखा देता हूं किस तरीके से दिखती हैं। ये देखिए, ये है सी केव्स, ये पूरा का पूरा एक क्या है, ये हमारा कह सकते हैं सी क्लिफ है, और इसके नीचे जो है ये नीचे वाले पार्ट में क्या हुआ है, यहां पर इरोजन हुआ है, तो यहां पर एक सी केव बन गया है। ठीक है, अब ये सी केव अगर इस तरीके से बने, यहां पर मान लीजिए कोई केव था और ये जो रॉक है ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट रॉक है आप कह सकते हैं, क्योंकि तभी ये नहीं टूटा है, इसका अभी तक इरोजन नहीं हुआ है, तो ये हमारा जो है ये अलग से देखिए यहां पर खड़ा हुआ है, इसको बोला जाता है सी स्टेक। ठीक है, और बाद में ये दोनों टूट सकते हैं, जो सी केव है वो भी हमारे ब्रेक कर सकती है और जो सी स्टेक है वो भी टूट सकता है, और बाद में जो उनके पार्टिकल से डिपोजिशन होगा तो वहां पर जिस तरीके के बीचेस बन सकते हैं वो या तो हो सकते हैं सैंड बीच यानी कि रेत के बीच हो सकते हैं, या फिर शिंगल्स बीच भी हो सकते हैं। शिंगल्स बीच का मतलब होता है इस तरीके के बीचेस जो हमारे पेबल्स और कॉबल्स से बनते हैं। ठीक है, पेबल्स एंड
कॉबल्स। ये अभी आगे आप वर्ड देखेंगे एनसीईआरटी में लिखा गया है पेबल्स एंड कॉबल्स। इसका मतलब होता है कि छोटे बड़े पत्थरों से मिलाकर जो बीच बना होता है उसको बोला जाता है शिंगल्स बीच। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। अगला आ जाते हैं हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के ऊपर। तो सबसे पहले है बीचेस एंड ड्यून्स। बीचेस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शोरलाइंस दैट आर डोमिनेटेड बाय डिपोजिशन। ऑब्वियस सी बात है, देखिए शोरलाइंस में ये डिपॉजिट्स के थ्रू ही बनेंगे बीचेस, बट मे अकर एज पैचेस अलोंग इवन द रगेड शोर्स। ये यहां पर जो रगेड शोर्स है वहां पर भी ये हो सकते हैं पैचेस के फॉर्म में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्स मेकिंग अप द बीचेस कम्स फ्रॉम लैंड कैरिड बाय द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स और फ्रॉम वेव इरोजन। तो जो इनका जो सेडिमेंट है वो कहां से आएगा? सेडिमेंट आएगा स्ट्रीम से या फिर रिवर से, या फिर आ सकता है जो वेव का इरोजन होगा वहां से भी। बीचेस आर टेम्परेरी फीचर्स। ठीक है, बीचेस जो है वो टेम्परेरी फीचर होते हैं, जबकि हमें लगता है कि जो सैंडी बीच है वो परमानेंट है। ठीक है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? टेम्परेरी फीचर्स होते हैं एंड मे बी रिड्यूस टू अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ कोर्स पेबल्स इन सम अदर सीजन। यानी कि वो अभी जब किसी सीजन में हमें लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत ज्यादा वाइड है, परमानेंट नेचर सा लग रहा है, लेकिन वो अगले ही सीजन में क्या हो सकता है कि वो बहुत नैरो स्ट्रिप बन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बीचेस आर मेड अप ऑफ सैंड साइज्ड मटेरियल्स। मैंने बोला कि बहुत ज्यादा जो बीचेस होते हैं वो सैंड साइज मटेरियल के बने होते हैं, लेकिन कुछ बीचेस होते हैं जिनको शिंगल बीच बोला जाता है, कंटेन एक्सेसिवली स्मॉल पेबल्स एंड इवन कॉबल्स। तो वहां पर पेबल्स और कॉबल्स से वो बने होते हैं, वो छोटे बड़े पत्थर मिला के जो मैंने अभी आपको दिखाए। ठीक है, चलिए जस्ट बिहाइंड द बीच द सैंड लिफ्टेड। अब जो समुद्र का जो, अगर आपने कभी बीच में आप गए हो तो आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि बीच के जस्ट थोड़ा सा पीछे की तरफ पे जो सैंड होती है, जो रेत होती है, वो उठी हुई होती है, लिफ्टेड होती है एंड विनोड फ्रॉम ओवर द बीच सर्फेसेस विल बी डिपॉजिटेड एज सैंड ड्यून्स। विनोड का मतलब होता है कि वो वहां से उड़ के, यानी कि वो बीच के पार्ट से उड़ के विंड की वजह से थोड़ा सा पीछे की तरफ को चली जाती है। बेसिकली मैं ये कहूंगा कि ये जो ड्यून्स है, जो सैंड ड्यून्स है, ये आपका वेव की वजह से कम और ये विंड की वजह से ज्यादा बनती है। ठीक है, इसको जब अभी हम अगला पार्ट पढ़ेंगे हमारा लैंडफॉर्म्स बाय द विंड, तो वहां पर हम इसको और अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि जो बीच का जो पीछे का पोर्शन है, यानी कि जो पीछे की तरफ है जहां पर पानी नहीं जाता है, वहां पर ये सैंड जो है वो इकट्ठा होती जाती है, उसको बोला जाता है सैंड ड्यून्स। ओके, सैंड ड्यून्स फॉर्मिंग लॉन्ग रिजेस पैरेलल टू द कोस्ट लाइन्स आर वेरी कॉमन अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट। तो जहां पर लो सेडिमेंट्री कोस्ट होते हैं वहां पर जो सैंड ड्यून्स होती हैं वो कोस्ट लाइन के पैरेलल लंबी लंबी रिजेस बनी होती हैं। कहां पर? लो सेडिमेंट्री कोस्ट में, और ये बहुत ज्यादा कॉमन है वहां पर। ठीक है, चलिए अगले डिपोजिशनल फीचर्स हम देख लेते हैं, बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स। A ridge of sand and shingle formed in the sea in the offshore zone. Offshore zone मतलब तट से थोड़ा सा दूर. From a position of low tide water line to seaward, lying approximately parallel to the coast is called a offshore bar. ठीक है, यानी कि ये कोस्ट के अप्रोक्सीमेट पैरेलल है। ठीक है, और तो इनको बोला जाता है ऑफशोर बार। An offshore bar which is exposed due to further addition of sand is termed as barrier bar. मैंने आपको बताया कि वो पानी के अंदर जनरली सबमर्ज होता है और जब उस पर और ज्यादा सैंड का एक्यूमुलेशन हो जाता है या सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये बन जाते हैं बैरियर बार। The offshore bars and barriers commonly form across the mouth of the river or at the entrance of the bay. ये कहां पर बने होते हैं? या तो ये नदी के मुहाने पर बने होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ये किसी बे के एंट्रेंस में होते हैं। Sometimes such barrier bars get keyed up to one end of the bay when they are called spits. तो वहां पर उनको बोला जाता है, जब ये किसी बे के एक एंड पे जुड़े हुए होते हैं तो इनको बोला जाता है स्पिट्स। ठीक है, ये अभी मैं आगे आपको दिखाता हूं सारा के सारी चीजें इमेज में। स्पिट्स में ऑल्सो डेवलप अटैच्ड टू दी हेडलैंड्स एंड हिल्स। स्पिट्स जो है वो किसी हेडलैंड्स और हिल्स के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं। द बैरियर्स, बार्स एंड स्पिट्स एट द माउथ ऑफ द बे gradually extend, leaving only some opening of the bay into the sea, and the bay will eventually develop into a lagoon. यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये बार्स और स्पिट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा छोटी सी ओपनिंग छोड़ देते हैं बे में सी के लिए। ठीक है, और जो बे है वो इवेंचुअली क्या बन जाता है? एक लगून। और लगून जो है वो बाद में फिल्ड अप हो जाता है बाय सेडिमेंट्स कमिंग फ्रॉम द लैंड और फ्रॉम द बीच इटसेल्फ, जो कि विंड की वजह से आता है, एंड ब्रॉड एंड वाइड कोस्टल प्लेन में डेवलप रिप्लेसिंग अ लगून। तो जहां पर लगून था वहां पर हमारा क्या बन जाएगा? अब कोस्टल प्लेन। ठीक है, चलिए ये मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से ये सारी चीजें होती है।
ये देखिए ये है, ठीक है, ये है हमारा बार, ठीक है, ये लॉन्ग शोर है जो मैंने आपको बताया कि कोस्ट के पैरेलल है, ये बार है। जब ये ऊपर जमीन से उठ के आ जाएगा तो ये बन जाएगा बैरियर बार, ठीक है। ये स्पिट है, देखिए ये स्पिट है, इस तरीके से जो है ये हेडलैंड से जुड़ा हुआ है, ये स्पिट है। अगर आप मान लीजिए ये बार पहले इस तरीके का था और यहाँ पर ये स्पिट बन रहा था और इसने कुछ समय के बाद इस एरिया को ब्लॉक कर दिया, तो एरिया को ब्लॉक कर दिया तो ये क्या बन गया हमारा लगून, ठीक है, ये बन गया हमारा लगून। और ये लगून कुछ समय के बाद हमारा क्या होगा कि ये सेडिमेंट से भर जाएगा और यहाँ पर भी एक कोस्टल प्लेन बन जाएगा, ठीक है। ये बीच का पोर्शन है और इस बीच से पीछे के पोर्शन में मैंने आपको बताया था कि जहां से मेजरली विंड की वजह से ये जो सैंड है ये पीछे की तरफ को जाती है तो ये बन जाता है हमारा सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो ये सारी के सारे हमारे कुछ इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स थे बाय द वेव्स एंड करंट्स। तो इस पार्ट में इतना ही है। अगला हमारा सिर्फ एक पार्ट इस चैप्टर का और बचा हुआ है, दैट इज लैंड फॉर्म बाय द विंड्स, उसको भी हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपने इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर करते रहिए। और अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना है, कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट के थ्रू, या फिर आप हमसे बात कर सकते हैं हमारी ईमेल के थ्रू भी। सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और हाँ, समरी को पढ़ना जरूर याद रखिएगा, समरी आपके एग्जाम टाइम पर आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। तो या तो आप उसको हमारी ब्लॉग पे जाके पढ़ सकते हैं और या फिर आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक एंजॉय लर्निंग विद ओकुल पे अपना विश्वास बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।